आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इमोशन। इमोशन यानी कि भावना। तो भावना या इमोशन हम किसे कहते हैं? वर्ड इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमवर्स मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम। So emotion is an acute disturbance of the organism as a whole, psychological in origin, involve behavior, conscious experiences and visceral functioning. So भावना एक ऐसी तीर, अगर देखा जाए भावना ऐसा कुछ है जो एक पूरे जीव को प्रभावित करती है। भावना हमेशा एक व्यक्ति को, एक जीव को प्रभावित करती है। और अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर साइकोलॉजिकल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें, तो आंतरिक अंगों की जो क्रियाएं हैं वो इसमें शामिल होती है। बिहेवियर, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, विसरल फंक्शंस, दीज आर ऑल इंटरनल फंक्शनिंग। ये वह सभी आंतरिक अंगों की क्रियाएं हैं जिसे हम लोग विसरल फंक्शनिंग बोल रहे हैं। ये सब इमोशंस होता है। तो इमोशंस एक एक्यूट डिस्टर्बेंसेस होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक जीव के अंदर, उसे प्रभावित करने वाला होता है, जो पूरी तरीके से मूल मनोवैज्ञानिक होता है, होल साइकोलॉजिकल होता है, होल साइकोलॉजिकल तरीके से होता है। और ये हमारे बिहेवियर, चेतना या हमारे आंतरिक अंगों की क्रियाओं को शामिल करता है। दूसरा जो बताया गया है वो है कि इमोशन इज ए मेंटल फिजियोलॉजिकल स्टेट अराइज spontaneously rather than through conscious effort, associated with a wide variety of feelings, thoughts and the behavior. Emotion is a complex set of interactions among the subjective and objective factors mediated by the neural or hormonal system, which can lead to behavior that is often but not always express goal directly and directly also. अगर भावना अगर हम लोग भावना की बात करें, एक मेंटल और साइकोलॉजिकल अगर हम तरीके से बात करें, मानसिक और शारीरिक अवस्था की बात करें, तो जो सचेत प्रयास है कॉन्शियस एफर्ट्स के अलावा, रेदर देन द कॉन्शियस एफर्ट्स, सचेत प्रयास के अलावा बजाय ये स्वतः उत्पन्न होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इमोशन है, इंसान की भावना है, उसके लिए इंसान का मानसिक और शारीरिक अवस्था ही नहीं, सचेत प्रयास यानी कि ये कॉन्शियस एफर्ट है, जो बिना एक कॉन्शियस एफर्ट के मतलब कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं ये विभिन्न प्रकार की जो फीलिंग्स है, दैट इज वाइड वैरायटी ऑफ द फीलिंग्स है या थॉट्स और बिहेवियर्स हैं, वो सब इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इसका एक सारांश तरीके से अगर देखा जाए तो इमोशन क्या है कि एक भावना एक मानसिक और शारीरिक वो अवस्था है जो सचेत प्रयासों के बजाय स्वतः उत्पन्न होती है। और इसमें विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं, वैरायटी ऑफ फीलिंग है, जैसे लिखा है थॉट्स एंड देयर बिहेवियर, सबसे मिलके जुड़ी हुई होती है। तो अगर इमोशंस जो कि भावनाओं से जुड़ा है, विचारों से जुड़ा है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है और अपने आप ही होता है इंसान के अंदर, आखिर इसके अगर आप क्लासिफिकेशंस की बात करें तो पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी है दूसरा। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक जो सबसे पहले होता है। अगर आप प्राइमरी इमोशंस की बात करें तो दीज आर दोज इमोशंस दैट एन इंडिविजुअल फील्स फर्स्ट। इंसान जो सबसे पहले सोचता है, हमारे अंदर अपना आप भावनाएं आ रही है, तो वो जो सबसे पहले व्यक्ति सोच रहा होता है किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी परिस्थिति में, एंड देयर आर अनथिंकिंग एंड इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स दैट इंडिविजुअल हैज। और जो इंसान के पास खुद का है स्वभाव जो है उसके अंदर, उसके बिना अधिक सोच विचार से ही उत्पन्न होता है, जिसके लिए उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। So that is the example. If we are threatened, we may feel fear. तो इंसान ने सोचा थोड़ा ना है, जब उसको किसी ने थ्रेटेंड किया, किसी ने उसे डराया धमकाया, तो उसने सोचा नहीं है, ऑटोमेटिक उसके अंदर फीलिंग्स आई है। तो पहला जो प्राथमिक जो भावना यहाँ पे देखने को मिली वो ये है कि कोई भी इंसान अपने आप फील करता है, महसूस करता है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक होने वाला एक
ऐसा रेस्पॉन्स है जो अनथिंकिंग है, इसके लिए इंसान सोचेगा नहीं। लेकिन सेकेंडरी इमोशंस क्या है? दीज अपीयर्स आफ्टर अ प्राइमरी इमोशंस। देखिए, जैसे कि मान के चलते हैं, न्यूज ऑफ ए वार टाइम विक्ट्री में स्टार्ट फीलिंग ऑफ जॉय। अब आप इसे कैसे समझते हो? किसी भी वार के अंदर, किसी भी लड़ाई झगड़े के अंदर पहले जो खबर मिली है वो खबरें अच्छी नहीं थी, तो जो खबरें जब अच्छी नहीं थी तो उसके बाद में धीरे धीरे जब हमने देखा, पहले प्राइमरी इमोशंस आया, लोगों के अंदर डर आया, लोगों के अंदर एक सैडनेस आई, उन्हें बुरा लगा। लेकिन उसके बाद जब विक्ट्री हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा है, अब तो हमें खुशी मिली है। तो अब ये सेकेंडरी इमोशन हुआ। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इमोशंस के बारे में। तो इमोशन इज अफेक्टेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म से जॉय, सोरो, लव, हर्ट एंड एक्सेट्रा। इमोशन क्या है? इमोशन जो एक भावना है इंसान के अंदर, वो एक ऐसी स्थिति है, अफेक्टेड है, स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जो इंसान को एकदम से प्रभावित करती है। जैसे कि इंसान खुश हो जाता है, अचानक से वो रोने लगता है, अचानक से उसे प्यार हो जाता है, अचानक से वो लोगों से हेट करने लगता है, घृणा करने लगता है। इमोशन के अंदर और क्या क्या विशेषताएं हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी मोबिलाइजेशन, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा संचय इंसान के अंदर होती है जो हेल्प करेगी उस इंसान की टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अचानक से कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है और हम ऐसे सुनने में आता है कि हम लोग एकदम से डर जाते हैं, तो इमोशन क्या करता है? एकदम से इंसान के ऊपर एनर्जी क्रिएट होता है और इंसान के ऊपर वो एनर्जी या इमोशंस हावी हो जाता है और इंसान एकदम से फील करने लगता है कि जैसे उसे डर लगेगा या एंगर, क्रोध आएगा, तो ऐसा माहौल उसके लिए क्रिएट हो जाता है। इमोशन इज वेरी ब्रीफ, बहुत ही ज्यादा इजीली ब्रीफ है, आप समझ सकते हो। दैट स्टार्ट अ वेरी एब्रप्टली एंड एंड सून आफ्टर द इंसिडेंट इज ओवर। अचानक से किसी इंसान को कोई खबर मिलती है और वो खबर मिलती है, उस समय मान के चलते हैं कि वो गुस्सा हो जाता है। पहले इंसान एकदम से उस सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होते हुए देखना चाहता है और उसके बाद में जैसे वो इंसिडेंस खत्म हो जाता है, तुरंत वो घटना खत्म हो जाती है, तो एकदम से इमोशन क्या है? खत्म हो जाता है। तो इमोशन क्या रहा? एक प्रकार की ऐसी इमरजेंसी, एक वेरी अल्पकालिक, एक ऐसा कुछ है जो अचानक से शुरू होता है, एकदम से स्टार्ट्स वेरी एब्रप्टली, अचानक शुरू होता है और बहुत जल्दी भी खत्म हो जाता है। और लास्ट है यहाँ पर, इमोशंस डील विद फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ऐसा है इंसान के अंदर जो शारीरिक तरीके के चेंजेस है और दिमागी तरीके, मानसिक प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि इमोशन की विशेषता क्या है? इमोशन इन्वॉल्व इंटरनल चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा एएनएस होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं और डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं। तो आखिर इसमें डिस्टर्बेंसेस क्या होने लगेंगे? जैसे कि इंसान के आंतरिक में चेंजेस होते हैं, बहुत बार इंसान अलग अलग प्रकार की भावनाओं को समझता है, उसके आंतरिक भावनाएं बदलती हैं, तो ये दिमागी रूप से चेंज होने लगता है। इमोशनल बहुत बार एक्सपीरियंसेस आल्सो इंक्लूड्स एंड अदर एक्टिविटीज लाइक परसेप्शन, लर्निंग, कॉन्शियसनेस, मेमोरीज आल्सो। तो इमोशनल इंसान की भावनाओं में इंसानों का होना, ये बहुत बार इंसान की एक्टिविटीज, जैसे कि इंसान के सोच विचार या इंसान की सीखने की कला या उसका कॉन्शियस होना या उसके दिमाग की मेमोरी का होना, उन सब को भी क्या करता है? एक्सपीरियंसेस करता है, उनके बारे में भी वो चीजों को अनुभव कराता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस लीव ऑन ए काइंड और आफ्टर फीलिंग इफेक्ट समटाइम्स मूड। कभी कभी बहुत बार क्या होता है, इंसान का जो मूड होता है वो बहुत बार चेंज होता है। ऐसे क्या केस में होता यह है कि इंसान या तो बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाता है या एंग्विश मोड में आ जाता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अचानक से इंसान ने कोई भी फियर महसूस किया है, एग्रेशंस महसूस किया है, लेकिन उसके बाद उसका जो मूड था वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। कैसे भावुक हुआ? अचानक से किसी भी व्यक्ति ने जब कोई भी
डेथ की बात सुनी तो उन्होंने जब इस बात को सुना और सुनने के बाद अचानक से उसका मूड कुछ हुआ और उसके बाद जो मूड ठीक हुआ लेकिन फिर भी वो इंसान भावुक रहा। तो ऐसा होता है कि इंसान भावुक हो जाता है, तो ये भी क्या एक प्रकार का इमोशन ही है, भावना है इंसान की। इमोशंस में भी इन्नेट, इन्नेट का मतलब होता है प्राकृतिक तरीके से, इंसान के अंदर ये पहले से ही है, ये कोई अलग से नहीं आया, किसी ने अंदर डाला नहीं है हमारे, ये क्या हमारे लाइफ के अंदर पहले से ही है। मे बी इन्नेट बट इट ग्रोज टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। देखिए जब इंसान हमेशा जब एक इंसान पैदा हुआ है तो उसके अंदर एक भावना आई गई है जो कि इन्नेट तरीके से हो सकते हैं। हम ये मानते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर अगर मान के चलो गुस्सा होने की प्रवृत्ति है तो उसके अंदर एक इन्नेट है, ऐसे चलो मान लेते हैं। लेकिन ये बढ़ती कैसे है, ये स्पेसिफिक पैटर्न पे बढ़ती है। जब इंसान बढ़ेगा उसकी ग्रोथ होगी, उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, है ना, जब उसके अंदर मेच्योरिटी लर्निंग्स आएंगी, ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये सब चीज़ें एक इमोशन को ही दर्शाएंगी और इमोशन की ये विशेषताएं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफ द इमोशंस। अब स्टेट ऑफ द इमोशंस को कहते किसे, देखिए स्टेट ऑफ द इमोशन क्या है। स्टेट का मतलब है अभी, यानी कि इसी वक्त की जब हम बातें कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था, ऐसी भावनाओं की अवस्थाएं जो अभी है। अब ये देखिए क्या है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ये हमारी जटिल और इंट्रिकेट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स अ डिफरेंट स्टेट ऑन एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशंस। देखिए इमोशंस हुआ क्या है, इमोशन एक इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसी जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी अवस्थाएं आ जाती है, बहुत ज़्यादा अवस्थाएं आती हैं। अब कैसी अवस्थाएं आती है, जैसे कि इसमें देखा जाए पॉजिटिव इमोशंस की अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं, जैसे कि जॉय खुशी, लव प्यार, लाफ्टर खुशी, होप आशा रखना। जॉय खुशी, लाफ प्यार, लाफ्टर हंसी, होप एक आशा, ये चार चीज हमारी जिंदगी के अंदर एक ऐसी अवस्था को क्रिएट करते हैं, ऐसी सकारात्मक भावनाओं को क्रिएट करते हैं जो हमारी जिंदगी को एक बेहतर शेड्स दे सकता है, एक बेहतर प्रकार के भाव को डेवलप करता है। जैसे कि खुशी कैसी होती है, ये एक एंजॉयमेंट को हमारी जिंदगी में शामिल करता है। जैसे कि प्यार, ये हमारी जिंदगी को और ज्यादा रोमांटिक बना सकता है, और ज्यादा फैमिलियर बना सकता है, पारिवारिक तरीके से बना सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे और लाइफ को अपनी को बेहतर तरीके से जीना चाहिए। ये हमारे हंसी जो होती है, हमेशा एक इंसान के अंदर जो हंसी है, हंसना क्या है, इससे बड़ा प्रॉफिट है। जब आप हंसते हो, लाफ्टर थेरेपी भी अगर आप सोचने की बात करोगे तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो खिंचाव लेती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्टिविटी होती है, गति होती है, हमारा नर्वस सिस्टम इसमें उत्तेजित होता है, हमारे हृदय से बहने वाला खून, कार्डियक आउटपुट भी अच्छा होता है, तो ऐसे केस में हम हेल्दी भी रहते हैं। होप, एक आशा रखना, हमेशा होप हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा हमें खुश बनाए रखता है, और खुश होना हमारे शरीर के अंदर एक क्या कहते हैं, एक स्वस्थ तरीके से बनाए रखता है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग नकारात्मक इमोशंस की, है ना। अब हम बात करते हैं नकारात्मक इमोशन की। देखिए नकारात्मक इमोशन में पहला है फियर, दूसरा है सैडनेस, एंगर और सरप्राइज। तो नेगेटिव इमोशंस क्या है, नकारात्मक भावनाएं क्या है। फियर, फियर एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमारे अंदर डर को डेवलप करता है, और बहुत बार ये डर रिस्पॉन्स होता कब है, जब हमें कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है। अभी स्टिमुलस और स्टिमुलस है क्या, देखिए एक होता है स्टिमुलस, एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ है हमारी लाइफ के अंदर जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है, जो हमारी लाइफ को प्रभावित करता है बुरे व्यवहार की तरह। फियर, डर एकदम से नहीं आया, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो रिएक्शन हुई है। ऐसी रिएक्शन जो हमारी जिंदगी के अंदर नेगेटिव स्टिमुलस की तरह काम करती है, और ये हमारे लाइफ के अंदर क्या है, एक नेगेटिव इमोशंस को भी क्रिएट कर देती है। दूसरा है सैडनेस। सैडनेस क्या है, एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा डिसएडवांटेजेस है हमारी लाइफ का जो बहुत ज्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट करता है सैडनेस होने के लिए। सैडनेस एक दुख की लाइफ के लिए एक डिसएडवांटेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो हमारे अंदर एक डिसएडवांटेज को
जुड़ा हुआ होता है, हमारी लाइफ में ऐसी फीलिंग्स क्रिएट होती है जो डिप्रेशन लेके आ सकती है हमारी लाइफ के अंदर, और डिप्रेशन के बाद डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, शेम आ सकती है। ये सब हमारे सेकेंडरी इमोशंस का हिस्सा है जो कि नेगेटिव इमोशन है। नेक्स्ट है एंगर। एंगर का मतलब है इंसान क्रोध से भरना। देखिए, इंसान क्रोध से कब भरता है, अगर बात करें जब किसी के साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी का संघर्ष से भरा हुआ जीवन होता है, ह्यूमिलेशंस होता है, किसी का अपमान होता है, नेग्लिजेंस होता है, बिट्रेयल होता है, विश्वासघात होता है। ये सब वे कारण होते हैं जिससे इंसान के अंदर क्रोध डेवलप होता है। तो इनजस्टिस क्या हुआ, किसी के साथ अन्याय हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कोई संघर्ष चल रहा है लोगों की जिंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ लाइफ है। ह्यूमिलेशंस क्या है, किसी का अपमान हो जाता है। नेग्लिजेंस क्या है, किसी के वर्क के अंदर एक प्रकार की उपेक्षा आने लगती है। हम किसी से अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, उसे बोलते हैं हाँ ये पॉजिटिव वर्क करने वाला। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नेग्लिजेंस करने लगा, अगर अपने काम में गड़बड़ करने लगता है, तो हम उसे फिर उपेक्षा बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या है हमारे अंदर एंगर को लेके आती है। नेक्स्ट करते हैं बात, वो है सरप्राइज की। अगर आप सरप्राइज की बात करते हैं तो सरप्राइज इट मींस द शोइंग अप ऑफ ए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सरप्राइज का मतलब होता है जब भी हमें कुछ ऐसा घटना हमारे सामने आती है जिसे हम नहीं चाहते कि वो आए, वो हमेशा क्या काम करती है, it accompanied by the rising of the eyebrows, horizontal lines, forehead, open the mouth, wide open eyelids and so on। कैसे पता चलता है आपकी जिंदगी के अंदर कुछ सरप्राइज है। अब वो अच्छा था या बुरा था ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव इमोशन की बात है तो चलो मानते हैं हम लोग कि सरप्राइज जो है नेगेटिव तरीके का है, आप उस सरप्राइज से खुश नहीं है, वो नेगेटिव है। ये कैसे पता चलेगा, जब आपकी भां ऊपर होंगी, आपकी आईब्रोज ऊपर होंगी, आपके माथे में लाइन आ जाएंगी फोरहेड पे, जब आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, जब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसी सरप्राइज फुल लाइफ में जब आपके इवेंट आएगा तो वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द इमोशन के बारे में। पहला इंपॉर्टेंस बनता है वो है सर्वाइवल। आखिर आपको क्यों भावनाएं की जरूरत है, आखिर क्यों भावनाओं की इंपॉर्टेंस है, क्यों भावनाएं महत्व रखती है हमारे लाइफ के अंदर। नेचर की तरह से बात करते हैं। डेवलपमेंट आवर इमोशंस ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। देखिए, प्रकृति ने लाखों वर्षों के विकास के दौरान भावना का निर्माण किया है। ये ऐसे कैसे काम करता है, जैसे कोई व्यक्ति बना है, उसने समय व्यतीत किया है, उसने भावनाओं को समझा है। तो सर्वाइवल का मतलब है इंसान अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं होंगी, उसके अंदर भावनाएं होंगी इमोशन से भरी, जो कि संवेदनशील होंगी, पोटेंशियल रखती होंगी, प्रभावी तरीके से होंगी, जो उनके अंदर काम करती होंगी। हर इंसान के अंदर एक मार्गदर्शन इंटरनल गाइडलाइन सिस्टम डेवलप होता है जो कि संवेदनशील हो सकता है और प्रभावशाली भी हो सकता है। तो इंसान अपने पूरे जीवन काल में सरवाइव करना, उसके इमोशन का सरवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इमोशन अगर चाहिए तो आपको लाइफ सरवाइव करनी पड़ेगी। दूसरा है डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अवर इमोशन हेल्प अस टू मेक अ डिसीजन, जिसमें हमारे निर्णय जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अध्ययनों से क्या पता चलता है कि जब किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में भावनाएं संबंध कमजोर हो जाते हैं तो वह साधारण निर्णय भी नहीं ले पाता है। कैसे पता चलता है, स्टडीज कुछ क्या कह रही है, व्हेन अ पर्सन इमोशनली कनेक्टेड विद अ सेवरल इन अ ब्रेन, अगर कोई व्यक्ति इमोशनल तरीके से दिमाग से कनेक्ट है, ही कैन नॉट मेक अ सिंपल डिसीजन। तो हमेशा एक इमोशन से भरा हुआ व्यक्ति एकदम से एक सिंपल डिसीजन भी कभी कभी नहीं ले पाता। क्यों ऐसा हो रहा है कि वे अपने विकल्पों के बारे में कैसा महसूस करता है, हाउ ही विल फील अबाउट हिज चॉइस। देखिए, कभी भी जब व्यक्ति डिसीजन मेकिंग की बात करता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि भाई मेरा डिसीजन अब है तो उस डिसीजन का क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। ये इंपॉर्टेंस है इमोशन की। थर्ड है बाउंड्रीज सेटिंग्स। बाउंड्री सेटिंग्स, हमेशा वी फील अनफॉर्चुनेटली, बाउंड्री सेटिंग्स वी फील
अनफॉर्चुनेटली विद अ पर्सन बिहेवियर और आवर इमोशंस। तो बाउंड्रीज सेटिंग्स क्या है कि हमारी भावनाएं हमेशा सतर्क करती हैं। आवर इमोशन अलर्ट अस, हमारी भावनाएं हमेशा सतर्क करती है कि यदि हम अपनी भावनाओं पर भरोसा कर लें तो उसे व्यक्त करने में जो आत्मविश्वास रखना हमें पड़ेगा वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं। वी कैन लेट द पर्सन नोज वी फील अनकंफर्टेबल एज सुन एज अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर फीलिंग। बाउंड्रीज सेटिंग्स यही दर्शाती है सीमाएं निर्धारित करना। हर चीज की एक सीमा होती है जो हमें सतर्क करती है, और जब हम सतर्क हो जाते हैं तो हम उन बाउंड्रीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बाउंड्रीज होना भी इमोशन में बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, हमें मदद मिलेगी अगर हम कम्युनिकेटिव व्यक्ति हैं। कम्युनिकेशन हमेशा हमारी मदद करेगा लोगों से बात करने में, लोगों से बात करना हमारी मदद करेगा, हमारे इमोशंस को पकड़ने में मदद करेगा। फेशियल एक्सप्रेशंस जो होता है हमेशा आपके इमोशंस को समझाता है। हैप्पीनेस, आप खुश हैं, यूनिटी आपके अंदर है। हैप्पीनेस क्या है? व्हेन आवर नीड, स्पेशली इमोशंस नीड आर मेट, वी फील हैप्पी। हमारा जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं किसी भी चीज को लेके, जब हम सोचते हैं किसी भी चीज को लेके कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये जो भावना है ना हमारी, ये भावनाएं हमेशा हमारी होनी चाहिए। तो हम अगर सोच के देखें कि हाँ हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, तो हमारी जो नीड है वो पूरी हो जाती है, तो हम खुश होने लगते हैं, हैप्पी हो जाते हैं हम लोग। यूनिटी, द इमोशन ऑफ एम्पैथी, द इमोशन ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है, एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति होना। कंपैशन का मतलब होता है करुणा का होना। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग प्रदान करना, और फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा प्रदान समाप्त करना। ये चार चीजें जिसमें सहानुभूति है, करुणा है, सहयोग है, क्षमता है, ये सारी वे भावनाएं हैं। अगर ये एक साथ यूनिटी करें, एक साथ जुड़ जाएं, तो ये हमें क्षमता को डेवलप करती है। ये एक साथ जुड़ने की क्षमता हमारी मदद कर सकती है। तो यूनिटी भी एक ऐसी विशेषता है ठहरी इमोशंस की, जिसमें हमारे अंदर सहानुभूति होती है, करुणा होती है, सहयोग करने की क्षमता और क्षमा करने की क्षमता भी होती है। आगे बात करते हैं कंपोनेंट पे। अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए तीन प्रकार के कंपोनेंट यहाँ पर है। एक है सब्जेक्टिव, एक है फिजियोलॉजिकल, एक है एसोसिएटेड बिहेवियर। तीन प्रकार के कंपोनेंट हैं जो आपके अंदर एक भावनाओं का निर्माण करते हैं। आखिर ऐसे कैसे काम करती है? देखिए, भावनाओं को बात करें कंपोनेंट की, तो पहला है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है इंसान। ये इंसान खुद ये डिसाइड करेगा कि क्या वो खुश रहेगा या वो दुखी होगा। फिजियोलॉजिकल, एनस, इसके अंदर हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है। अगर हम कॉन्शियस कंट्रोल करें या कभी भी अगर हम लोग इसके इफेक्ट को समझें, किसी चीज को देखें, जैसे कि पेट में गुदगुदी का होना, जैसे कि पेट में गुदगुदी का होना, अगर आप ऐसा होता है तो आपकी भावनाओं में बदलाव होता है। एसोसिएटेड बिहेवियर, जब आप स्माइल करेंगे, रोएंगे, फ्रोइनिंग, रनिंग अवे, लाफिंग, फाइटनिंग, जब आप जिस तरीके से आप एक्टिविटी में चेंज करेंगे उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इमोशन में बदलाव को देखेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ इमोशन इज अ सेम। आप इमोशन को समझ रहे हैं कि आखिर इमोशन है क्या है। इमोशन तीन प्रकार से हम बदलाव में देखते हैं, सब्जेक्टिव, फिजियोलॉजिकल और आपका एसोसिएशन तरीके का। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इमोशंस के बारे में। देखिए, मेजरमेंट ऑफ इमोशन क्या है, आप कैसे मेजर करोगे इमोशंस को? एक होता है नॉन वर्बल। पहले आप नॉन वर्बल को समझ लीजिए। कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर आइदर द एक्सप्रेसिव फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इमोशन। पहले आप ये समझते हैं कि ये मुंह से नहीं बोला जा सकता, ये हमारे एक्सप्रेशन से क्रिएट होता है। फॉर एक्सप्रेसिव रिएक्शंस, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसी चीजों का तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम चेहरे में कुछ बदलाव लाते हैं, हमारी आवाज में बदलाव आती है, हमारे अभिव्यक्ति में बदलाव आता है, हमारे शारीरिक क्रियाओं में बदलाव आता है, जिससे लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इमोशनली चेंज हो रहे हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। तो बिना कहे कैसे आप लोगों को अपना भाव बता सकते हो? रिएक्शंस चेंज करेंगे तो बदला सकते हैं,
और फिजियोलॉजिकल तरीके से चेंज करेंगे, यानी कि शरीर की बनावट के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो भी। अब कैसे आप करोगे? जब आप प्यूपिलरी रिएक्शंस देंगे, रो के दिखाओगे किसी व्यक्ति को, अचानक आपका बीपी बढ़ गया, आपकी स्किन में रेस्पॉन्स आया, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपके ब्रेन में कुछ वेव डेवलप हुई, तो इनमें बहुत सारी चीजें में बदलाव होगा जो कि नॉन वर्बल तरीके से क्या करेगा, आपको बताएगा। और दूसरा आता है आपके वर्बल इमोशनली चेंजेस। आप वर्बल इंस्ट्रूमेंट को समझ सकते हैं कि वर्बल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। तो यहां पर इंसान बोलता है, वर्बल है, बोलता रहेगा, लिखता रहेगा। आप एक स्केल की तरह पता कर सकते हो कि आखिर एक इंसान इमोशनली किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या वह खुश है या वो दुखी है। आंसर टू द ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप बिल्कुल ओपन तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, सर्वे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। आप कुछ प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्शन करने वाले, आप उनको तब समझ सकते हो। सेल्फ असेसमेंट भी आप इस तरह के कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें इंसान खुद समझता है कि वो मुंह से बोलकर चीजों को समझे। और कुछ अलग प्रकार के लॉजिकल थॉट्स भी हैं जो इंसानों के अंदर आते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो सकती है। ये सब क्या है, एक वर्बल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, वर्बल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। इसमें आगे बात करते हैं, जो जरूरी है वो है स्टेप टू कंट्रोल इमोशन। आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें पता होना चाहिए। आखिर कैसे आप इमोशन को कंट्रोल करोगे? अगर आप इमोशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो पहला आ जाता है इनफ रेस्ट, पर्याप्त। अब सबको पता है कि 6 घंटे से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप अपनी नींद को थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 7 से 9 घंटे हम लोगों ने दिखाया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो ना तो वो पर्याप्त है। आप 8 घंटे की नींद ले लीजिए, तो उससे हमें बिल्कुल क्लियर रहेगा कि 8 से 9 घंटे की नींद आप ले लोगे तो आपके जो इमोशंस हैं वो ठीक होंगे। कोई व्यक्ति रात भर रो रहा है, 2 दिन से रो रहा है, वो सोया नहीं है, अगर वो 8 घंटे सो जाएगा उसे नींद आ जाएगी, तो जो छोटी छोटी भावनाएं हैं उसकी दिमाग में आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। दूसरा है ईट वेल एंड एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है आप अनहेल्दी तरीके से हैं, आपको कोई टेंशन है, आप अपनी इमोशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तो ऐसे केस के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप अपने मन को शांत रखें। यू कीप क्वाइट और काम। आप कैसे रख सकते हैं अपने आप को? आप अच्छा खाना कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी कर देंगे, वर्कआउट करेंगे, तो जो समस्याएं डेवलप हो रही हैं आप उनसे बच सकते हैं। तीसरा है टॉक टू द ट्रस्टेड पर्सन। आप दूसरे व्यक्ति से बात करें। किस व्यक्ति से बात करोगे? जिस व्यक्ति पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। आप किस पे भरोसा करेंगे? आपका फैमिली का व्यक्ति हो सकता है, बाहर का हो सकता है। बहुत बार आप इसमें फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं। फैमिली क्या एक प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप क्या एक फ्रेंड्स ग्रुप है। तो आप फैमिली से बात कर सकते हो, उनके विचारों को, अपने विचारों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर सकते हो। ये क्या है, एटलीस्ट 2 or 3 पीपल्स अमंग अ फैमिली और फ्रेंड्स, दे कैन कॉन्फिडेंट, दे ट्रस्ट विद योर मोस्ट इंटीमेट थॉट्स और फीलिंग्स। आप किसी व्यक्ति पर ऐसे पे भरोसा करते हो, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हो जो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचता है। ऐसे केस में आप कभी भी आप परेशान नहीं होने के हैं और आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हो, आपकी भावनाओं को समझता है। नेक्स्ट वन इज लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है तो आप कैसे सीख सकते हो, उसका एक ही तरीका है, उसकी जो की है वो है कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। इसके ऑपोजिट बात करें, लोग निराश होते हैं, लोग होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस महसूस करते नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना है। आप अगर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है लर्निंग टू द ट्रूथ योर सेल्फ। बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर शांत रहना सीखे। देखिए हमेशा एक चीज बहुत ज्यादा काम करती है। अगर कोई व्यक्ति शांत रहना सीख सकता है, अगर कोई व्यक्ति शांत रहना सीख सकता है तो शांत रहना, चुप रहना बहुत सारी चीजों में हमें बचाता है। तो लड़ाई झगड़ा होने से बचना है, शांत रहिए। आप ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आप शांत रहिए। जैसे कि ये हमारे अंदर एक एबिलिटी को डेवलप करता है कि हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। आप आने वाले व्यक्ति में अगर आपको लगता है एक नेगेटिव डिसीजन, जजमेंट आ सकता है तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं।
ठीक है, तो आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे। 6 नंबर पर है गेट गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेस ऑन योर फेस। देखिए बहुत बार होता क्या है, अगर आपके चेहरे पे डर है, आप एक अच्छी खबर सुनना शुरू कर दीजिए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी मदद करेगी। 7th नंबर है थिंक इट इज पॉसिबल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और थिंक एट द सेम टाइम। देखिए हमेशा होता यह है कि जब आपको डर लग रहा है या फियर आ रही है, तुरंत आपको ये सोचना होता है कि हाँ मैं ट्रेबल में हूं, लेकिन मैं इस ट्रेबल से बाहर आ जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं आने वाली है। तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप बच सकते हैं। या सीधी सी बात करें, सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना चाहिए। थिंक आया है तो हमेशा इंसान को सोच समझ के प्रतिक्रिया करना चाहिए। तो सोच समझ के प्रतिक्रिया का मतलब होता है यहाँ पर कि आपकी भावनाओं जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सोच समझ के आपको इसके बारे में जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट आता है 8 नंबर पे टेक टाइम एवरी डे टू डू समथिंग लाइक अ फन, हेल्प अदर्स इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस और कंसिडर अनदर थेरेपीज। तो ये 3 चीजें और इसके अंदर ऐड हैं, जैसे कि हमेशा हर रोज आप ऐसा कुछ करते रहिए अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि आप खुश रहें। आप खुश रहने की सोचिए, आप वैकेशन पे चले जाइए, आप थोड़ा घूमने चले जाइए, आप अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, एक ऐसा टाइम आप कंज्यूम कीजिए डेली। एक ऐसा आप एक घंटा ऐसा लगा लीजिए। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा पढ़ाई करते हुए बोर हो चुके हैं, तो 1 घंटा आप थोड़ा खेल सकते हैं। हेल्प अदर्स, हमेशा इस परिस्थिति में पड़े हुए लोगों की मदद कीजिए। व्हेन आप किसी की मदद करते हो, आपके अंदर एक अच्छा ओन डिसीजन टेकिंग एक परसेप्शन डेवलप होता है, और आप जब दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हो, आप अपने लिए भी अच्छा सोच सकते हो। कंसिडर द थेरेपीज, बहुत बार इमोशनल थेरेपीज भी होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, हम उन थेरेपीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इमोशंस जो आपका बदल रहा है आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हमने अभी समझा। हम एक रेस्ट ले सकते हैं, एक 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने जिन पर ट्रस्ट करते हैं उन लोगों से बात कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि खुद को कैसे सिचुएशन के अनुसार ढालें, हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी कहने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, हम ऐसे विचार बना सकते हैं। हर रोज हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखना चाहिए, फन एंजॉय करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर हो सके तो आप थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक यहाँ पे उठ के आता है, वो है अगर किसी पेशेंट के इमोशंस की आप बात कर सकते हैं, तो आप उस इमोशन में आप उसकी कैसे मदद करेंगे। यहाँ पहला लिखा हुआ है हेल्प द पेशेंट फील कंफर्टेबल। आपको सबसे पहले इंसान को फील कराना है कि वो बेहतर कैसे रह सकता है, कैसे वो कंफर्टेबल कर सकता है। आप कैसे करोगे, आप हमेशा गर्मजोशी के साथ वॉर्म वेलकम करें, है ना। आप हमेशा एक पेशेंट का वॉर्म वेलकम करें, ठीक है ना। दूसरा है डोंट शो जजमेंटल एटीट्यूड। आप कभी भी दूसरे मरीज को ऐसा अपना बिहेवियर ना दिखाएं जिसमें ये दिखे कि आप उसको जजमेंट कर रहे हो, आप उसको सही या गलत ठहरा रहे हो। ओरिएंट द क्लाइंट विद द यूनिट और द वार्ड स्टाफ। हमेशा उस मरीज को सबसे मिलवाएं ताकि उसको पता रहे कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो कौन है, मेरे लिए बेहतर है। इंटरेक्ट विद द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स। आप दूसरे नंबर पे उनके मरीज और मरीज के रिलेटिव से अच्छा बात कर सकते हो। आप अपने बारे में बताएं, आप उसे बताएं कि आप यहाँ हैं, आप उससे बेहतर कम्युनिकेट करें। इसका बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान के चलो आपको कोई पेशेंट अलॉट होता है, आपको सुबह उसके पास जाना चाहिए या जब भी आपकी ड्यूटी स्टार्ट होता है कि मेरा नाम ये है और मैं आज आपका नर्स हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है, आप चाहते हैं बताना, तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। तो आप उस पेशेंट को डील करें। 3rd नंबर पर अलर्ट विद द बेसिक नीड ऑफ ए पेशेंट। अलर्ट विद द बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट। आप बेसिक नीड को समझे, पेशेंट की मदद करें, आप एक नर्स होते हुए एक्सपर्ट की तरह काम करें, अंडरस्टैंड करें उसके इमोशंस को, और फिजियोलॉजिकल नीड की तरह आप उसकी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड नेगेटिव इमोशंस। अगर एक पेशेंट के नेगेटिव इमोशंस हैं तो आप उसके नेगेटिव इमोशन को अंडरस्टैंड करें, उसकी प्रॉब्लम्स को पता करें और उसकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की भी कोशिश करें। नेक्स्ट आता है उसके पॉजिटिव फीलिंग्स को डेवलप करें। कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स को आप डेवलप कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा,
आप उसे अल्टरनेट स्ट्रेटजी बता सकते हैं, उसे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता सकते हैं, उसके साथ एक बेहतर आईपीआर क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर एक सहानुभूति क्रिएट करें और उसको साइकोसोमैटिक इलनेस से बचाने के लिए उसको रिलैक्सेशन थेरेपीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे अगर आप नर्स के इमोशंस में बदलाव करते हैं तो आप उन्हें समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है पेशेंट को अच्छा फील कराना, पेशेंट और उसके रिलेटिव से बात करना, उसको हमेशा उसकी बेसिक नीड की मदद करना, नेगेटिव इमोशन से बाहर निकालना, उसके अंदर पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करना, उसके अंदर सहानुभूति लेके आना और उसके दिमाग में पड़ रही बीमारियों से उसको बचाना। तो ये जो आज हमने समझा है ये सारा एक इमोशंस के बारे में है, कैसे आप इमोशन को समझते हैं और कैसा आप पेशेंट को भी संभाल सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।